अपने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल अगर हमने किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कि किसी भी एक पॉइंट पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो कितनी फोर्स को वहां पर एक्सपीरियंस कर पा रहा होगा, तो वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो वही चीज हमने फाइंड की थी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हुए डायपोल के ऊपर, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। डायपोल पता है, डायपोल इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से बना हुआ एक सिस्टम होता है, ठीक है ना। इट्स द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जिसको हम 2a लेते हैं। ओके, तो आज उसके कुछ स्पेशल केसेस है। देखो ना, मैंने आपको एक बात बोली थी कि दो चार्जेस होंगे आपके पास, ठीक है। एक डायपोल के लिए चाहिए क्या, दो चार्जेस, एक नेगेटिव है दूसरा मान लो पॉजिटिव है। आप इसको नेगेटिव मान लो, इसको पॉजिटिव मान लो, ठीक है। तो उस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, क्योंकि फोर्स है, फोर्स देखो चार्ज है जहां पे वहां फोर्स होगी। कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। वो फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी, कोई भी होगी, ठीक है। अगर लाइक चार्ज है रिपल्शन होगी, अगर अपोजिट है इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज मैंने कहा तो उसमें अट्रैक्शन होगी, है ना। तो वो जो फोर्स है, दो अलग अलग फोर्स, क्योंकि चार्जेस भी इक्विवेलेंट अपोजिट है, तो फोर्सेस जो उसकी वजह से इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्सेस लगी, उन इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्सेस की वजह से कपल बना। उस कपल के रोटेशन को क्या बोलते हो आप, टॉर्क बोलते हो। मुझे ये बताओ, जैसे ये है हमारे पास, अगर हम इसको रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे। क्या इस साइड से भी मैं फोर्स लगाता हूं, इस साइड से भी फोर्स लगाता हूं, क्या ये रोटेट हो जाएगा, नहीं हो रहा। या इधर से लगाऊं इधर से भी लगाऊं तो तब भी नहीं रोटेट हो रहा। मतलब कि एक फोर्स मुझे इधर और एक इधर से यहां, मतलब एक इक्वल अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी। तो जब हम इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे ना, एक इधर से इधर एक इधर, तो उससे एक कपल बनेगा। उस कपल के रोटेशन को ही क्या बोलते हैं हम, टॉर्क बोलते हैं। तो वही टॉर्क हमने परसों फाइंड की थी, उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड किया। आज मैं उसके कुछ स्पेशल केसेस बताता हूं आपको। मैंने आपको कहा कि इसको रोटेट करना है, अब क्या पता कि उसको ऐसे रखा हुआ है, क्या ऐसे करना तो फिर रोटेट करना है, क्या उसको ऐसे रखा हुआ है बिल्कुल बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फील्ड है, क्या ऐसे रखा हुआ है, या फिर उसको फील्ड की डायरेक्शन के बिल्कुल उल्टा रखा हुआ है। ये तीन केसेस मैंने यहां पे आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर मान लो कि जिस साइड फील्ड है उसी साइड आपने इस डायपोल को रखा हुआ है, तो एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच में, 0 डिग्री। देखो ना, ये 0 होगा, ये 10 20 ऐसे 90 हो गया, 90 और यहाँ 180, फिर मुड़ के फिर से 360, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं कि एंगल इन दोनों के बीच में कितना है, 0 डिग्री का। तो जब एंगल 0 डिग्री का बनेगा ना, तब हमारे पास साइन थीटा। क्यों, क्योंकि लास्ट पे हमने डिस्कस किया था कि टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी, जो कि डायपोल मोमेंट थी, क्रॉस ई, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ऐसा ही किया था हमने, लास्ट हमने यही फाइंड किया था, इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। मैंने बोला था क्रॉस हटाओ, साइन लगाओ, वेक्टर को स्केलर बनाओ, ठीक है। तो इसलिए क्रॉस को हटाने पर साइन लगाया है, वेक्टर्स को स्केलर बनाया है। तो पीई का पीई साइन थीटा। अब आप कहोगे ये 0 क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 है, तो साइन 0 0 होता है। ये क्लास 10th में पढ़ा था आपने, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है और cos 180 की वैल्यू -1 होती है। वो अलग बात है, लेकिन पहले साइन के बारे में यहां सुनो, क्योंकि क्रॉस है तो क्रॉस हटाओ, साइन लगाओ, इसलिए यहां पे साइन ही आएगा। अगर डायपोल को आप रखो, पहले जैसा आपको बोला, पहले तो ये 0 डिग्री वाला हो गया। अगर डायपोल को कुछ इस तरह से रखा हुआ आपने और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो तब साइन 90 आएगा, पीई साइन 90, तो आ गया पीई साइन 90। तो साइन 90 होगा 1 के इक्वल, तो पीई 1 सा पीई, तो पीई आ गया आपके पास। अब पीई का जो केस है, यहां देखो, यहां 0 था। अच्छा, इसका मतलब समझो आप, इसका ये पूरा 0, टॉर्क 0। टॉर्क मैंने कहा ना कि रोटेशन को बोलते हैं। अब मुझे बताओ, जो है ही यहां पे, ठीक है, मतलब इसी तरह से है एक्स एक्सिस पे, जहां मैं इसको वापस लाना चाहता हूं, जहां पे वापस मैं इसको लाना चाहता हूं वो है ही वहीं पे, तो कितना रोटेट करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, 0। उसमें रोटेशन बिल्कुल नहीं होगी, है ही वहां पे जहां मैंने उसको लाना है, रोटेट करके लाना है। 0 डिग्री मतलब है ही वहां पे, तो कितना रोटेट कर रहे हो, 0 रोटेट कर रहे हो, इसलिए 0 आ गया। अगर 90 डिग्री का एंगल है तो कितना रोटेट करना पड़ेगा, मैक्सिमम, ठीक है। अगर इस साइड है तो तब भी वो 0 बनेगा, वो भी मैं आपको बताता हूं कैसे। यहां पे साइन ये 180 है ना, तो साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, ओके। तो यहां 0 बन गया और पी इंटू 0 करोगे तो सारा 0 बन जाएगा। यहां देखो मैक्सिमम टॉर्क होगी, क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यहीं से रोटेट होगा ना। यार सुनो, ये 90 डिग्री है, यहां से रोटेट ज्यादा करना पड़ेगा, या यहां होगा तो यहां से ज्यादा करना पड़ेगा ना। इसका मतलब जब एंगल 90 डिग्री का, आप कहोगे सर यहां हुआ तो यहां से भी, यहां से इधर क्यों करना है, ये है ना हमारे पास, बैक ले जाओ, है तो एक्स एक्सिस ही, ठीक है। तो मतलब 90 डिग्री पर ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, चाहे लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में, वहां आपको ज्यादा वर्क करना है। तो ये इसलिए वो मैक्सिमम है वैल्यू, 90 डिग्री वाली वैल्यू मैक्सिमम होती है, क्योंकि साइन 90 1 होता है ना कि
जीरो। ओके, इसी तरह से अगर डायपोल को डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट में अगर आप डायपोल को रखते हो तो एंगल बनता है 180 डिग्री का। अब जब एंगल 180 डिग्री का बनेगा तो साइन थीटा की जगह आप 180 डालोगे, तो साइन थीटा की जगह जब 180 डालोगे तो साइन 180 हो, साइन ऑफ एवरी पाई हो, वो जीरो ही होता है। ठीक है, उस एक्स एक्सिस पर आने पर कोई भी एंगल आप ले लो, ठीक है, वो उसके लिए साइन हमेशा जीरो होगा, कॉस हमेशा 1 या -1 होगा। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव वाली साइड है तो 1, बैक वाली साइड है तो -1 होगा। ठीक है, ओके, तो ये 3 केसेस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस। यहां पे आपने देखा होगा यहां भी ये जीरो ही है, तो मतलब नो टॉर्क, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और जरूरत क्या, मतलब वो है ही उसी एक्सिस पर जहां पर हम उसको लाना चाहते हैं। टाउ इज इक्वल टू पीई, अब पीई के साथ जीरो डालोगे ना, जीरो, तो ये बिल्कुल जीरो बन जाएगी। ठीक है, बिल्कुल टॉर्क जीरो बन जाएगी। अब ये थे 3 केसेस। आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और उसके साथ साथ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ जिसको बोलते हैं, ये क्या है। ठीक है, देखो हमने पढ़ी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो इमेजिनरी लाइंस थी। हमने पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो क्या था, वो भी एक फोर्स थी जो चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा था। अब जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने पढ़ी है, वो लाइन ऑफ फोर्स किसी भी चार्ज के अराउंड है कितनी, उस चीज को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, कितना नंबर है उन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, वो है कितनी, वो जितना नंबर होगा उसका, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये इस फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, ये मैंने सब लिखा आपके लिए कि उसको जो नॉर्मल पास हुआ गिवन सरफेस एरिया इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में एक एरिया एलिमेंट होगा, उन दोनों का क्या है, ये प्रोडक्ट है। यहां देख लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ds क्या है, s है सरफेस पूरा, और ds हो गया छोटा उसका एरिया, स्मॉलेस्ट, स्मॉल एरिया एलिमेंट। ठीक है, स्मॉल एरिया एलिमेंट्स को मिलाकर एक बड़ा एलिमेंट बनाया जाता है। मिलाते कैसे, इंटीग्रेट करने पर। अलग अलग कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन करने पर। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपने पढ़ी हुई है। अच्छा देखो, अगर ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है एरिया एलिमेंट, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है ना, वो होती है फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम, कूलम ऊपर गया तो कूलम इनवर्स बन गया। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, लेकिन साथ में ये भी तो है ना डिस्टेंस एरिया। तो एरिया एलिमेंट, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, आप साथ में मीटर स्क्वायर लिख देते हो, तो इसके जो यूनिट्स बने, वो बने न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। तो या फिर ये करो ना, मीटर स्क्वायर को साथ रख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर आ गया, कूलम इनवर्स था तो नीचे ले जाओगे तो ये कूलम ही बनेगा, कूलम इनवर्स नहीं होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ले आओ, न्यूमरेटर से तो इनवर्स हो गया, तो इनवर्स होके नीचे आ गए, जो माइनस वाला था वो प्लस में हो गया, तो प्लस माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दैट नॉर्मली पास थ्रू द गिवन सरफेस एरिया। किसी भी दिए गए सरफेस एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होती हैं, उसको उसका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अब इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट से ही हमारे पास एक थ्योरम है, लॉ है, जिसको गॉस थ्योरम या गॉस लॉ बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है वो कितनी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गिवन सरफेस एरिया इज इक्वल टू, वो होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ द चार्ज। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ द चार्ज का क्या मतलब हुआ कि चार्ज का इतना हिस्सा किस में होगा, वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना होगा, चार्ज का इतना हिस्सा करो, इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा गिवन सरफेस एरिया एस पे। ठीक है, कैसे, ये मैं प्रूफ देता हूं आपको। ठीक है, किस तरह से, क्यू वन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वही चीज मैंने लिखी है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा ये सारा। ये तो फ्लक्स है। अरे देखो, ई डॉट डी एस, ये यहां से तो आया, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, सरफेस। अब यहां पे एस लिख सकते हो क्योंकि सरफेस एरिया, तो एस लिखोगे ना, वी लिखोगे तो वॉल्यूम बच जाएगा। ठीक है, एल लिखोगे तो ये सिर्फ एक लिनियर, मतलब एक लाइन पे होगा। ओके, और यहां देखो जरा 1 अपॉन, अच्छा पूछोगे ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ जब मैंने कूलम्ब्स लॉ पढ़ाई थी। वहां एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, कि चार्ज एक यहां पे, एक चार्ज यहां पे, एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन बीच में वो सारी की सारी फोर्स यहां पहुंच नहीं रही, सारे का सारा चार्ज यहां पे पहुंच नहीं रहा है, बीच में जो स्पेस है ना वो उसको एब्जॉर्ब भी कर रही है। तो मतलब कुछ अमाउंट, इसकी एक एबिलिटी है ना, कुछ अमाउंट चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेना, उसी एबिलिटी, उसी खूबी को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज, क्यों आ गया, तो ये हमें प्रूफ करना है। देखो क्लोज कंडक्टर, हमने क्लोज स्फीयर ले लिया है, एक स्फीयर जानते हो ना, स्फीयर हेमिस्फीयर, क्लास 10 में पढ़े हैं आपने। ठीक है, तो ये स्फीयर है हमारे पास, और इस स्फीयर के बीच में मैंने एक चार्ज रख लिया है।
ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इस चार्ज की वजह से कुछ फोर्स लग रही होगी, ये चार्ज कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा होगा जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई कहते हैं। उस ई की डायरेक्शन बिल्कुल मैंने वैसी ही रखी है जहां पे ds एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन है, जिस साइड का एरिया है उसी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक वो स्पेस जो है वो उसी साइड है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से उनमें जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का होगा। ओके, तो जब जब एंगल 0 डिग्री का होगा तो डॉट हटाने पर कॉस लगाते हो, डॉट ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें डॉट हटाओगे तो डॉट हटाने पर कॉस लगाते हो तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहां पे कॉस 0 1 कर दिया मैंने। ओके, यहां देखो एन एक यूनिट वेक्टर लिया, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको 1 यूनिट कहते हैं, यूनिट उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये खाली जरूरी किसके लिए होता है ये पता है, एक डायरेक्शन दिखाने के लिए। 1 यूनिट डायरेक्शन ये दिखा देता है तो उसके आगे तो पता चल ही जाता है कि डायरेक्शन किधर होगी। एक पॉइंट है तो पॉइंट की डायरेक्शन पता नहीं चलती, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा एक यूनिट वेक्टर लोगे ना तो पता चल जाएगा। मैं अगर आपको बोलूं कि मैं 1 मीटर तक चला, 1 मीटर तक चला, अब ये डायरेक्शन ही ना पता हो तो इधर चला, इधर 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 कहीं भी जा सकता हूं ना। तो जब डायरेक्शन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है कि किधर है मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लाइन। ठीक है, ठीक है। तो लेट एन यूनिट वेक्टर, ये भी एक यूनिट वेक्टर है इसी की डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप देखते हैं कि आर की डायरेक्शन में एन यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड उसका 1 है। और हमें ये भी पता है कि φ = क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये अभी डेफिनेशन किया हमने। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन कहां है, ये वाली, ये सारा मैंने उठा के यहां पे रख दिया। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर जब उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो E = क्योंकि Q1 Q2 अपॉन R के कूलम्ब्स लॉ से उस एक Q को हम नीचे लाकर F अपॉन Q करके उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह दिया था। क्वेश्चन एक याद होगा आपको, तो वो E थी 1/4πε0 Q अपॉन R² और R यूनिट वेक्टर साथ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे R यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर हमारे पास N यूनिट वेक्टर भी है, इन दोनों को मिलाने पर जो आंसर होगा वो हमारे पास 1 होगा, क्योंकि 1 × 1 1 होता है ना। यूनिट वेक्टर का मतलब ही यही है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 × 1 = 1, जितने पर मर्जी करो उसको, जितने मर्जी यूनिट वेक्टर लो और उसका कोई ऐसी, और है भी एक सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में जब होते हैं ना 2 यूनिट वेक्टर तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 ही होता है, तो ये भी तो डॉट ही है। ठीक है, डॉट ही है ना, ये देखो डॉट तो है, ये क्रॉस नहीं है, डॉट है। तो यूजिंग सेकंड फर्स्ट इसको इसमें यूज करोगे। सबसे पहले φ = ये सारा कुछ लिखा मैंने, E डॉट हटाओ कॉस लगाओ, दोनों सेम डायरेक्शन होने की वजह से 0 लगाओ, तो cos 0 1 हो गया, तो EDS बचा, EDS लिख दिया, ये E पीछे कर दिया, क्यों, E की वैल्यू डालना चाहता हूं मैं यहां से। ठीक है, सेकंड से 12/4 Q अपॉन R² और R यूनिट वेक्टर पूरी वैल्यू उसकी डाल दी। लेकिन कहोगे ये कहां से आया, ये ऊपर तो नहीं था, ये कहां से आया, अरे यूनिट वेक्टर है, दोनों को मिलाने पर इसका आंसर 1 इसी का ही होने वाला है जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, R यूनिट वेक्टर इनटू एन यूनिट वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो 1 हो गया। ds होता है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया है स्फीयर का, तो सरफेस स्फीयर होता है क्या 4πr², तो 4πr मैंने यहां पे लिखा आपके लिए कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², तो लिख दिया 4πr² ऑलरेडी नीचे भी था ऊपर भी था, तो बचा क्या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन, यही तो प्रूफ करना था इधर से, यही था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये है गॉस थ्योरम। आज आपने क्या सीखा, आज आपने क्या सीखा कि कुछ स्पेशल केसेस जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप अगर किसी डायपोल को रखते हो तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो कितनी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। ठीक है, वो हम डिस्कस कर चुके थे, उसके ऊपर टॉर्क कितना एक्सर्ट होता है, तो वो आप पढ़ चुके थे। और उसकी स्पेशल केसेस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बना गॉस लॉ और गॉस थ्योरम का कंसेप्ट जो है पीछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से था, तो वो उसका मैंने आपको प्रूव करवाया। ठीक है, कुछ एप्लीकेशन से इस गॉस थ्योरम या गॉस लॉ की वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अपने नेक्स्ट लेक्चर में।